तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, हजरात हजरात हजरात, गैंग्स ऑफ वासेपुर, देखें ना। क्या बोलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है और ऊपर से क्या है कि लाइन नहीं है हम लोग का इधर। 2 दिन से गांव में लाइन कटता है ना, तो एक बार लाइन चल गया ना तो 2 दिन के बाद आए तो ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि मैं जल्दी करूंगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे, साथ में इसका सॉल्व पेपर भी देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर जो है इसका सॉल्व करके जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से आपको सॉल्व पेपर भी मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और फिर जल्दी जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। नहीं तो मैं बहुत आराम से इत्मीनान से वीडियो लेता हूँ। एमडीसी पेपर, इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, यह 24 से 28 सेशन और 23 से 27 सेशन, 23 से 27 और 24 से 28 जिनका एग्जाम होने वाला है, दोनों का काम देगा। ठीक है, तो ये पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है एमडीसी एंड इंट्रोडक्शन टू जेंडर इक्वेलिटी। काहे परेशान कर रहा है यार अभी फोन करके, एयरटेल फालतू फॉल्स नंबर। तो यहाँ पे फुल मार्क्स 75 मार्क्स का होता है और टाइमिंग जो है 3 घंटा आपको दिया जाता है। ठीक है, ब्राइटनेस तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हालांकि ऑलरेडी कम है मेरा। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो पेपर है वो कुछ इस टाइप से है। फ्रेम पहले मैं बता देता हूँ। पेपर 2 भागों में बटा रहेगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, यानी कि कुल मिला के ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का है। कितना? 15 मार्क्स का। ठीक है, एंड ग्रुप बी जो है ये आपका 60 मार्क्स का है, जिसमें आपको 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे और किसी 4 का आंसर करना होगा। ठीक है, ओके, गॉट इट। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो एमडीसी पेपर जेंडर इक्वलिटी का है। 75 नंबर में अगर आप 30 नंबर लेते आते हैं एग्जाम में तो आप इस पेपर में पास माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है जेंडर समानता को परिभाषित करें, 1 मार्क्स के लिए। डिफाइन जेंडर इक्वलिटी। बी नंबर है व्हेन वाज द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट नेक्टेड, यानी कि जो दहेज प्रथा निषेध अधिनियम है कब बनाया गया। ठीक है, तो डोरी, ये वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान देना है। डोरी मतलब होता है दहेज। ठीक है, और प्रोहिबिशन मतलब होता है निषेध करना, मना करना, रोक करना। ठीक है, तो डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा आपको भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि हर लड़का लेगा ना, लेगा ना एकदम। लड़की लोग बोलती है कि हमको सरकारी नौकरी वाला दूल्हा चाहिए। तो लड़की का बाप यही ना डिमांड करता है। लड़की नहीं खोजती है सरकारी लड़के वाला दूल्हा, लेकिन लड़की का बाप, मतलब क्या बताएं यार। चलिए, आप लोग को भी टाइम आएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग को जानना है। दहेज प्रथा निषेध अधिनियम कब अपनाया गया। मैं मजाक करता हूँ, रियलिटी में मैं भी नहीं लूंगा, नो डिमांड पे मैं भी मैरिज करूंगा। फिर आपको जानना है पितृसत्तात्मक क्या है, व्हाट इज पैट्रियार्की। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे एम डी जी। ठीक है, एम डी जी एस का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, ये जानेंगे। फिर हम लोग जेंडर समाजीकरण क्या है ये जानेंगे। 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले 2 की लिंग रूढ़िवादिता पर संक्षिप्त नोट्स लिखें। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेंडर सॉरी क्या है, जेंडर स्टेरियोटाइप्स, तो स्टेरियोटाइप्स। फिर है हमारा क्रिटिकल राइटिंग। आपको क्रिटिकल जहां पे आएगा, क्रिटिकल या क्रिटिकल, ठीक है, तो वहां पे आपको मतलब कमियों को निकालना है। तो क्या है, क्रिटिकली राइट अ शॉर्ट कमेंट ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन मीडिया। ठीक है, यानी कि मीडिया में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर आलोचनात्मक रूप से एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आलोचना माने कमियों को निकालना है कि मीडिया में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, ठीक है, इसमें क्या क्या कमी है। देखिएगा, अधिकतर जो मीडिया होती है, बड़ा बड़ा न्यूज चैनल, उसमें गर्ल्स को आगे कर दिया जाता है। मीडिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर आलोचना बताना है, कमी निकालना है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे आपका आता है 15 मार्क्स वाले। देखिए टोटल 4 क्वेश्चन को बनाना है, टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको एक शब्द या फिर मिनिमम एक शब्द और मैक्सिमम 2 लाइन, 2 सेंटेंस, इतना ही देना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। 5 मार्क्स के लिए आपको जो है 100 से 150 शब्दों में आंसर करना है। कितना? बिटवीन 100 टू 150 वर्ड्स, 100 से 150 शब्दों के बीच में।
और जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है इसका आइडियल आंसर होना चाहिए आपका 500 शब्दों में। अगर आपने लिखने की स्पीड बहुत ज्यादा है, रॉकेट की तरह लिखते हैं एकदम धुआंधार स्पीड से, ठीक है, तो आप कर दीजिए 600 वर्ड तक जा सकते हैं, ठीक है। और खड़ा पन्ना में बोले तो 3 खड़ा पन्ना में आंसर करना है 15 मार्क्स का। 3 खड़ा पन्ना मतलब 6 पेज, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज। जिसका लिखने की स्पीड बहुत धीरे है, लुसुक लुसुक दिसुक दुसुक लिखते हैं एकदम धीरे धीरे, ठीक है, होले होले, तो आपको 2 खड़ा पन्ना में आंसर करना है। समझ गए ना बात को, ठीक है, किसी 4 को ही करना है। पहला प्रश्न है, समाज में जेंडर समानता और लैंगिक समानता के महत्व पर एक निबंध लिखना है। राइट एन एसे ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड जेंडर इक्वलिटी इन सोसाइटी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा राजनीति संस्थानों के विशेष संदर्भ में जेंडर असमानता वाली संस्थाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, ठीक है। चलिए हम डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिखाते हैं अब। छठा प्रश्न है, शक्ति और कार्यों के संदर्भ में झारखंड राज्य महिला आयोग का वर्णन करें। देखिए ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, या तो आपको झारखंड राज्य महिला आयोग के बारे में पूछेगा, अदरवाइज आपको भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पूछेगा, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। पक्का है, फिक्स है, झारखंड राज्य महिला आयोग के बारे में पूछेगा, या भारतीय महिला आयोग के बारे में, या फिर भारतीय मानव अधिकार आयोग के बारे में, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अगला है, समाज में घरेलू हिंसा पर निबंध लिखें कि घरेलू हिंसा किस तरह से होता है, और केवल महिलाओं को नहीं पुरुषों को भी घरेलू हिंसा होता है, ठीक है। अगला है, तो यहाँ पे हमारा है, भारत में महिलाओं के संवैधानिक कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं वो बताना है। डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। एंड 9 नंबर पे हमारा जेंडर सशक्तिकरण और उसके संकेतों की व्याख्या करें। तो क्वेश्चन आपने देख लिया किस किस टाइप से है। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन ए आता है हमारा, डिफाइन जेंडर इक्वलिटी। तो प्रश्न, जेंडर समानता को परिभाषित करें। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो लोग इंग्लिश में करेंगे। पढ़ना दोनों है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के। इससे क्या होगा, आपने की पढ़ने की रीडिंग स्किल अच्छी होगी एंड दोनों लैंग्वेज पे पकड़ होगा। लेकिन नोट्स आप अपने ही लैंग्वेज में बनाइएगा। अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम में नोट्स बनाइएगा, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो इंग्लिश मीडियम में नोट्स बनाइएगा। ओके, गॉट इट। चलिए, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जेंडर समानता क्या है। जेंडर समानता का अर्थ है कि महिला पुरुष, लड़के लड़कियां, ठीक है, बुजुर्ग, हर उम्र के व्यक्ति के हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, राजनीति हो, भागीदारी हो, हर चीज में जो है समान अधिकार मिले, समान जिम्मेदारी मिले। यहाँ पे और एक चीज मैं जोड़ देना चाहता हूँ, महिला, पुरुष और तीसरी अन्य जेंडर, ठीक है, लिख दीजिएगा अन्य लिंग, ठीक है, अन्य जेंडर को भी आपको इंक्लूड करना है। जैसे ट्रेन में जब जाता है ना तो बोलता है निकाल रहे, समझ गए ना। हाँ, तो छक्का जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, वो भी, उसको भी समान अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए आजकल देखिएगा नौकरी वगैरह में लिख देता है, उन लोगों के सीट रिजर्व कर देता है, 1 सीट 2 सीट रिजर्व रहता है, ठीक है। तीसरी उनको बोला जाता है थर्ड जेंडर, थर्ड जेंडर के लिए, ठीक है, सीट रिजर्व रहता है। ओके, तो समझ गए ना। इसके अलावा कोई कोई पर्सन देखिएगा कि वो गाना सुने, मैं आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ ठीक है, तो आजकल कोई समलैंगिक विवाह करना चाहता है तो उसके लिए भी इजाजत देती थी कोर्ट, लेकिन भारत में ये रूल नहीं है, अभी मना कर दिया गया है, ठीक है, कि बॉयज बॉयज से कर सकते हैं एंड गर्ल्स गर्ल्स से। तो ये भी फ्रीडम है, बहुत सारे देशों में लागू है, हमारे देश में लागू नहीं है, हालांकि लागू था फिर से इसको कैंसिल किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें समानता जब मिलती है बॉयज गर्ल्स हर फील्ड में, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलते हैं समान अधिकार है, समानता है, जेंडर इक्वलिटी है। क्योंकि आज देखिए फौज में भी गर्ल्स को भेजा जाता है, ठीक है, अग्निवीर में भी गर्ल्स और बॉयज दोनों जाती हैं। पहले आर्मी में केवल गर्ल्स को लिया जाता था, लेकिन आजकल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर जगह गर्ल्स को लिया जाता है, ठीक है। अगला है, दहेज प्रथा जो निषेध अधिनियम है कब बनाया गया। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखिएगा एक शब्द में, दहेज निषेध अधिनियम या दहेज प्रथा रोक अधिनियम 1961 में बनाया गया था। कब? 1961 को, ठीक है। इसके तहत दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। क्या? दहेज लेना और दोनों अपराध है, हाँ रे भाई, लेकिन क्या रुकेगा? ना रुकेगा रे भाई साहब, ठीक है। हम नो डिमांड पे शादी करेंगे, लेकिन वही जब बोलते हैं कि लड़की थोड़ा ग्रेजुएट हो तो लड़की का बाप बोलता है नहीं,
सरकारी नौकरी हो तब काम भेतो, नहीं तो फिर हम बोलिए बाप वो ठीक है, रियलिटी में बता रहा हूँ, मैं लाइफ में सिचुएशन फेस करता हूँ तो आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे 21 ईयर प्लस का गर्ल चाहिए और थोड़ा ग्रेजुएट हो, पढ़ना लिखना, उसको इंग्लिश पढ़ना लिखना आता हो, बस इतना ही मैं चीज़ डिमांड करता हूँ। उसी में उन लोग बोल देता है कि अच्छा लड़का घर मतलब थोड़ा सा रिच फैमिली, नहीं लड़का का नौकरी होना चाहिए। हम बोले बोलो, मतलब समझ रहे हैं ना। तो अब ऐसे आदमी से हम क्या बोलेंगे, ऐसे आदमी को तो हुमच के लेंगे एकदम। ठीक है, कि 10 लाख 15 लाख जितना ऐंठ सके ऐंठ लो। लेकिन जो रियलिटी में आपका बिहेवियर देखता है, आपका क्वालिफिकेशन देखता है, ठीक है, आपका कैरेक्टर देखता है, आपका काम धंधा देखता है, ना कि आपका गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता है, ऐसे आदमी से दहेज नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो वो अपवाद हो गया, उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, अगला है व्हाट इज पेट्रियार्की, पितृसत्तात्मक क्या है। तो देखिए पेट्रियार्की क्या होता है, दो सत्तात्मक होता है, एक मातृसत्तात्मक एक पितृसत्तात्मक। भारत में अधिकतर मातृसत्तात्मक नहीं चलता है, बल्कि पितृसत्तात्मक चलता है। पितृसत्तात्मक मतलब पिता के वंशज से। जैसे आप शादी हुए तो आप लड़का के घर जाइएगा, फिर उसका बाप जो है, मतलब लड़का उसके बाप के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो है पिता का वंशज चलता है। ठीक है, पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष के पास मुख्य शक्ति होती है और वे नेतृत्व करते हैं। नैतिक अधिकार होता है, सामाजिक विशेषाधिकार, संपत्ति नियंत्रण, निर्णय लेने की भूमिका, यह प्रमुख दायित्व जो है पुरुष का होता है। ठीक है, लेकिन आजकल जो है पितृसत्तात्मक धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि देखें होंगे कि पहले गर्ल्स जो होती थी वह घर में काम करती थी और पुरुष का काम होता था पैसा कमा के लाना और बाहर के मैटर को सॉल्व करना। लेकिन आजकल हाउस वाइफ की जगह पे हाउस हस्बैंड भी बन रहा है। आपको मालूम है ना, नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो जान लीजिए, आजकल हाउस हस्बैंड भी होता है कि लड़का घर में रहता है और लड़की बाहर जाती है काम करने। ठीक है, तो पितृसत्तात्मकता समझ गए, जब पूरा का पूरा मुख्य निर्णय पिता के द्वारा यानी कि पुरुषों के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, हालांकि मैं डिटेल में बता रहा हूं, आपको एक वर्ड में लिखना है। चलिए, एग्जाम में आएगा तो आपको सॉल्व करना है। अगला है MDGS का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एम से होता है हमारा क्या, तो मिलेनियम, डी से डेवलपमेंट, जी से गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, मिलेनियम मतलब होता है सहस्त्राब्दी। ठीक है, सहस्त्राब्दी मतलब देखिए, एक होता है 10 साल के समय को बोलते हैं दशक, क्या बोलते हैं, दशक। इंग्लिश में बोलते हैं डिकेड्स, क्या बोलते हैं, डिकेड्स। ठीक है, 100 साल के समय को बोलते हैं सेंचुरी, क्या बोलते हैं, सेंचुरी। हिंदी में बोलते हैं शतक, शतक। ठीक है, और जहां 1000 साल हो जाता है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं सहस्त्राब्दी। तो मिलेनियम्स बोलते हैं, मतलब 1000 साल नहीं, कई बहुत ज्यादा साल यार। ठीक है, मतलब फ्यूचर तक। ठीक है, तो कई हजार सालों का मिलन को बोलते हैं मिलेनियम। ठीक है, यानी कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, यानी कि आने वाले फ्यूचर के लिए विकास लक्ष्य को निर्धारित करना। ठीक है, इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बोलते हैं, SDG। ठीक है, तो कई बार SDG का फुल फॉर्म पूछा जाता है, S होगा तो हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अगर M रहेगा तो हो जाएगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंदी में भी आप लिख दीजिएगा इस तरह से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो आपको मिल जाएगा मार्क्स। ठीक है, सतत विकास किसे कहते हैं, तो इसको भी जान लीजिए। सतत विकास जो होता है, बहुत से लोग समझते होंगे, ऐसा विकास जिससे हमारा भी फायदा हो और हमारे आने वाले पीढ़ी पर कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसा विकास जिससे हमारा भी फायदा हो और हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को, भविष्य के जनरेशन को कोई हानि ना पहुंचे। ठीक है, खास तौर पर पर्यावरण को लेकर, तो उसे ही हम लोग सतत विकास कहते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नहीं है बट मैं बता दे रहा हूं कि आ सकता है, तो ऐसा डील करना है। अगला है हमारा जेंडर समाजीकरण क्या है, व्हाट इज जेंडर सोशलाइजेशन। तो देखिए, जेंडर समाजीकरण आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं। जेंडर सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स लर्न कल्चर, ठीक है, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर, रूल्स, ठीक है, एसोसिएटेड, मतलब समाज में जितनी भी चीजें होती हैं, सामाजिक रीति रिवाज परंपरा, उन सभी को इसमें सीखा जाता है। ठीक है, फिर है हमारा विद देयर जेंडर फॉर्म फैमिली, पेयर्स, एजुकेशन, मीडिया एंड सोसाइटी। ठीक है, हिंदी में भी है। नेक्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है,
लिंग रूढ़िवादिता पर संक्षिप्त नोट लिखें। मुझे लगता है मेरा बैटरी 20% हो गया। हाँ, अब अगर हम यूज किए ना लैपटॉप तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा, 10% आएगा और स्विच ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ये जो पीडीएफ है ऐप पर दे दूंगा, ठीक है, ज्ञान सागर ऐप पर। अच्छा, जो लोग ऐप नहीं परचेज किए वो लोग परचेज कर लीजिएगा, 60 रुपया ऐप का प्राइस है, ठीक है। और इसमें आपको 4 साल के लिए पूरा का पूरा ऐप फ्री मिल जाता है, 8 सेमेस्टर के लिए 60 रुपया में, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट, मेजर, माइनर, एमडीसी, ठीक है, बैक पेपर, एसी पेपर, सेक पेपर, ऑल सब्जेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नोट्स भी आपको ऐप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ओके ना। चलिए, तो फिर भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। और जो लोग फ़ोन पे यूज नहीं करते हैं वो लोग हमको ऐप पे जाइएगा, ऐप पे रजिस्टर कीजिएगा, वहाँ पे एक नंबर होगा उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको क्यूआर कोड भेज दूंगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद हम आपको एक्सेस दे देंगे अपनी ओर से। जिसको पेमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर जो फ़ोन पे नहीं यूज करते हैं, ऐप में घुसिएगा ना, लॉगिन सबको करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम देके लॉगिन कर लीजिएगा और अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ्री कंटेंट भी बहुत सारा है ऐप में, ठीक है। चलिए, तो इसको एक बार देख लीजिए, हिंदी अभी दिखाई दे रहा हूँ फटाक फटाक से, उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और ये 2024 का क्वेश्चन था, 25 का भी मैं दिखा दूंगा। 25 में जो है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो चुका है, और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर पूरा मैच करता है, मतलब 2 कॉपी है दोनों का, ठीक है। क्योंकि एनपीयू जो है 2009 में रांची यूनिवर्सिटी से अलग हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय, जोहार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नोट्स रेडी कीजिएगा, केवल यहाँ पे देखने के लिए नहीं है, ठीक है, नोट्स आपको रेडी। चलिए, जोहार झारखंड।